हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इम्पीडेंस ब्रिज सर्किट। तो सबसे पहले इम्पीडेंस ब्रिज सर्किट होता क्या है? द इम्पीडेंस ब्रिज सर्किट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, डिसिपेशन फैक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर। इन सब की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इम्पीडेंस ब्रिज सर्किट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ब्रिज सर्किट। जो बेसिक ब्रिज सर्किट है उसकी ब्लॉक डायग्राम कैसी होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी ब्लॉक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो में, दिस इज एक्चुअली द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ब्रिज सर्किट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रजिस्टर आरबी इज ऑलरेडी फिक्स्ड एंड अदर टर्मिनल्स आप देख सकते हैं 1 2, यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। इट मीन दैट किसकी वैल्यू को हम मेजर करना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम यहाँ पे एक्सटर्नल पैसिव कंपोनेंट्स लगाएंगे, आइदर वो रजिस्टर होगा या कैपेसिटर होगा। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है और जनरेटर लगा हुआ है। तो जनरेटर हमारे पास दो तरह के जनरेटर होते हैं, एक एसी इनपुट सिग्नल होगा, एक डीसी होगा। और डिटेक्टर में हम गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे अगर हमारा डीसी इनपुट सिग्नल होगा, और हम हेडफोन्स का यूज करेंगे अगर हमारा एसी इनपुट सिग्नल होगा। ओके, तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाई दे रही होगी। और अब हम इसे लैंग्वेज की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये कहता है a simple bridge for measurement of resistance, capacitance and inductance may be considered for resistance decade in one arm and binding post terminal to which external resistor or capacitor may be connected to complete the other arm. And such a skeleton arrangement is useful in laboratory since it permits the operator to set up a number of different bridge circuits simply by plugging standard and unknown unit in proper terminal. आगे ये कहता है इन फिगर 1.1 आरबी इज सेल्फ कंटेन्ड। जो हमारा आरबी है वो सेल्फ कंटेन्ड है एंड द अदर आर्म्स आर कंप्लीटेड बाय कनेक्टिंग द अननोन एंड स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स टू टर्मिनल 1 2 3 4 7 8 9 8 11 12 एंड नल डिटेक्टर टू 5 6 एंड जनरेटर 13 14। एंड दिस ब्रिज कैन बी यूज फॉर एसी एंड डीसी मेजरमेंट। इस ब्रिज का हम यूज करते हैं डीसी एंड एसी मेजरमेंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए। आगे हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे ये कहता है इन द वर्किंग प्रिंसिपल द ब्रिज यूज द कंपैरिजन मेजरमेंट मेथड। इसमें हम कंपैरिजन मेजरमेंट मेथड का यूज करते हैं एंड ऑपरेट ऑन नल इंडिकेशन प्रिंसिपल। एंड द ब्रिज सर्किट कंपेयर द वैल्यू ऑफ द अननोन कंपोनेंट with that of the accurately known standard component, and thus the accuracy depend on the bridge component, not on the null indicator. Hence high degree of accuracy can be obtained. यहाँ पे आगे ये कहता है इन ब्रिज सर्किट when no current is flow through the null detector, जब कोई भी करंट नल डिटेक्टर से फ्लो नहीं कर रही है, the bridge is said to be balanced and the relationship between the component value and forearm of the bridge at balancing is called balancing condition or balancing equation, and these equations give us the value of the unknown component and the balancing equation in term of impedance किसके बराबर होगी, z1 z4 is equal to the z2 z3। तो देखिए यहाँ पे जो ये ब्रिज सर्किट है ये काम कर रहा है एक्चुअली में बैलेंसिंग बैलेंसिंग कंडीशंस के ऊपर ये काम कर रहा है, और वहां से हमें बैलेंसिंग इक्वेशन जनरेट होगी और वहां से हम जो वैल्यू है अननोन कंपोनेंट की उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये बैलेंसिंग कंडीशन क्या हुई इसे हम ब्लॉक डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको वीडियो में ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे हमने ये डिटेक्टर कनेक्ट किया हुआ है। देखिए बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी जब ये इस पॉइंट के ऊपर, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पे सेम पोटेंशियल होगा, इक्वलेंट सेम पोटेंशियल होगा, देन नो करंट इज फ्लो थ्रू दिस डिटेक्टर एंड इस डिटेक्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, और वो कंडीशन हमारी होगी बैलेंसिंग कंडीशन की। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, कैसे हमें पता चलेगा, हमने यहाँ पे हेडफोन्स लगा के रखे होंगे। तो जब जब ये सर्किट बैलेंस नहीं है तो हमें हेडफोन में ना आवाज सुनाई दे रही होगी, लेकिन जैसे ही ये आवाज सुनना बंद हो गई, इट मीन दैट नाउ दिस होल सर्किट इज बैलेंस्ड। इट मीन दैट यहाँ पे जितना पोटेंशियल है इतना ही पोटेंशियल यहाँ पे है, और हमें यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है और हमें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। फिर हम बैलेंसिंग इक्वेशन जो फार्मूला हमारा है इम्पिडेंस के फॉर्म में z1 z4 इज इक्वल टू z2 z3, इसकी मदद से हम जो कंपोनेंट जिसकी वैल्यू को हम मेजर करना चाहते हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप यहां तक आपको पहले समझ आया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है। अब आगे हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज। कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज द रेशियो आर्म आर रेजिस्टिव इन नेचर। जो हमारी रेशियो आर्म होगी वो रेजिस्टिव इन नेचर होगी। क्या इसका कहने का मतलब है,
यहाँ पे आप इसकी ब्लॉक डायग्राम, बेसिक ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं। तो these arms, actually these two arms are called the ratio arms. Okay, these two arms are called the ratio arms and they दोनों resistive in nature, इन दोनों के साथ resistor connected है। Okay, फिर आगे the impedance Z3 consists of unknown standard capacitor C3 in series with the resistor R3 is variable used to balancing the bridge, and the impedance Z4 consists of unknown capacitor Cx banded with leakage resistance Rx, and the capacitance comparison bridge is called similar angular bridge because it consists of capacitance only, has inductance is not allowed, and the angle are similar, and the unknown capacitor Cx is compared with the standard capacitor. By using the balancing equation, the capacitor and its leakage resistance value is obtained and the bridge is shown in figure. Bridge आपको फिगर में शो हो रहा होगा और यहाँ पे हम Cx की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे बाय कंपेयरिंग इट विद द C3 वैल्यू, और ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग इक्वेशन। और बैलेंसिंग इक्वेशन किसके बराबर है? बैलेंसिंग इक्वेशन बराबर है Z1 Z4 इज इक्वल टू द Z2 Z3। अब सपोज कीजिए कि जो हमारा इंपिडेंस है Z1, ये हमारा इंपिडेंस है Z1, वो किसके बराबर है? R1 प्लस जीरो J0। देखिए ये जो यहाँ पे ये Z1 है, यहाँ पे सिंपली रजिस्टर कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू द R1, और दिस Z2 इज इक्वल टू द यहाँ पे सिंपली R2 कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज सिंपली इक्वल टू द R2, और यहाँ पे ये जो Z3 है हमारा, यहाँ पे इंपिडेंस एक तो इसका रजिस्टर प्लस यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है C3 इसका इंपिडेंस, तो यहाँ पे जो Z3 होगा हमारा दैट इज इक्वल टू द R3 माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये माइनस साइन क्यों आया है यहाँ पे? बिकॉज द करंट लीड द वोल्टेज इन द कैपेसिटर, दैट्स वाई यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा, और दैट्स वाई इसीलिए ये यहाँ पे नेगेटिव साइन आया हुआ है। और Z4 के केस में ये किसके बराबर होगा? Z4 के केस में ये बराबर होगा Rx माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ Cx कैपेसिटर, और ये माइनस साइन मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि करंट लीड द वोल्टेज इन द कैपेसिटर, दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव साइन बिकॉज द फेज डिफरेंस इज नेगेटिव, इसीलिए ये नेगेटिव साइन आया हुआ है। ठीक है, आगे बैलेंसिंग कंडीशन आपको पता है किसके बराबर है। अब हम ये सारी इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे, ये सारी चारों इक्वेशंस यहाँ पे हम पुट करेंगे। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा R1 Rx minus Ax Cx is equal to the R2 Rx minus Ax Cx3, and for रियल पार्ट के लिए R1 Rx किसके बराबर होगा? R2 R3 के बराबर, और यहाँ से हमारी Rx की वैल्यू किसके बराबर आएगी? Rx की वैल्यू बराबर आएगी R2 R3 डिवाइडेड बाय R1। और फॉर इमेजिनरी पार्ट, अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें, अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो जो हमारा R1 कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द R2 कैपेसिटिव रिएक्टेंस X3, यहाँ पे देखिए एक्चुअली यहाँ पे R1 Rx R2 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे R3 होगा, यहाँ पे क्या होगा? R3 लिखा होगा। ओके, अब जब हम इसमें इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो दिस टर्म, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या होगा? दिस टर्म एंड दिस टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो इसका मतलब R1 X is equal to the R2 capacitive reactance of the third capacitor, and यहाँ पे हमारी R1 की वैल्यू X कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू ओमेगा Cx, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे ये आएगा। तो ये वैल्यू हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? Cx इज इक्वल टू द C3 R1 डिवाइडेड बाय R2। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस ऑफ द अननोन कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। C3 की वैल्यू हम जानते होंगे, R1 की वैल्यू हम जानते होंगे, R2 की वैल्यू हम जानते होंगे। तो आई होप कैसे ये सर्किट काम कर रहा है, जहाँ पे हम बैलेंसिंग कंडीशन पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर हम बैलेंसिंग इक्वेशन का यूज करेंगे और उसकी मदद से हम अननोन कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। आगे हम इंडक्टिव कंपैरिजन ब्रिज की अगर बात करें तो इंडक्टिंग कंपैरिजन ब्रिज, यहाँ पे बाय दिस ब्रिज unknown inducting Lx and its internal resistance can be determined, and the bridge diagram यहाँ पे शो की हुई है। the same bridge diagram है, सिंपली चेंज क्या है? यहाँ पे हमने इंडक्टर लगाया हुआ है, बाकी कोई भी इसमें और कुछ भी चेंज नहीं है, सिंपली यहाँ पे हमने इंडक्टर लगाया हुआ है।
और दीज टू टर्मिनल्स यहाँ पे हमने रजिस्टर लगाया हुआ है जहाँ पे हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे द ब्रिज कंसिस्ट ऑफ प्योर रेजिस्टेंस R1 एंड R2 in the ratio form, and the third arm consists of the standard L3 and variable resistor R3, while the fourth arm consists of unknown inductor Lx with internal resistor Rx. तो यहाँ पे जो इम्पिडेंस की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, Z1 इज इक्वल टू R1, Z2 इज इक्वल टू R2, Z3 इज इक्वल टू R3 प्लस कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पे प्लस साइन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो वोल्टेज लीड करती है करंट से, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज द प्लस साइन, यहाँ पे फेस एंगल जो होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन है वो किसके बराबर है, Z1 Z4 इज इक्वल टू द Z2 Z3 इम्पीडेंस Z1 इम्पीडेंस Z4, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये सभी चारों इक्वेशंस की वैल्यू जब हम इंप्लीमेंट करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, R1 Rx माइनस यहाँ पे R2 जहाँ पे एक्चुअली 3 होगा, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, यहाँ से हमारे अननोन रजिस्टर की वैल्यू Rx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और सिंपली फॉर इमेजिनरी पार्ट, अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो वहां पे हमारा R1 XL X R1 and this the third term is R2 and capacitive reactance unknown inductive reactance XL3। यहाँ पे हम ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा Lx की वैल्यू आ जाएगी L3R2 डिवाइडेड बाय R1। इसकी मदद से हम ये वैल्यू सॉल्व आउट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे आप इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और बैलेंसिंग इक्वेशन एंड बैलेंसिंग कंडीशन क्या है आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें जो लास्ट टॉपिक है, the value of the resistance. So for measurement of resistance, the B-stone bridge may be set up by the proper arrangement of the bridge arm as shown in figure. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसकी बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ पे ये रेशियो आर्म्स हो गई, ये दो, और ये रजिस्टर है, स्टैंडर्ड रजिस्टर है। और R4 की वैल्यू को आपको मेजर करना है। यहाँ पे जो आपकी इनपुट है वो आपकी DC इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस आर्म टुगेदर विद सोर्स ऑफ EMF एंड नल डिटेक्टर and the galvanometer is used as a null detector, and the arm consisting of resistor R1 R2 are called ratio arms, and the arm consisting of the standard unknown resistor is called standard arms, and the resistance R4 is the unknown resistor to be measured, and the battery is connected between A and C while galvanometer is connected between the B and D। तो यहाँ पे जो हमारी बैलेंसिंग कंडीशन बनेगी वो बनेगी when bridge is balanced, the galvanometer carry zero current and it does not show any deflection, and the bridge work on the principle of the null deflection or null indication, and to have zero current through the galvanometer, the point V and D must be at the same potential, thus potential across the arm AB must be same as the potential across the arm AD। जो potential across the AB होगा वही पोटेंशियल अक्रॉस द, दिस इज एक्चुअली द ए बी, जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा, ठीक है। फिर आगे ये कहता है कि दस द I1 R1 इज इक्वल टू द I2 R2, जो करंट I1 R2 से दोनों की बराबर होगी। हैज अ गैल्वेनोमीटर करंट इज जीरो, जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो कर रही है वो जीरो होगी। इसका मतलब ये हो गया I1 is equal to the I3 and I2 is equal to the I4। तो consider the battery path under the balance condition, I1 is equal to the I3 is equal to the voltage upon resistance। तो यहाँ पे resistance total किसके बराबर होगा, R1 R2 के, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम अगर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो देयर आर टू रेजिस्टर्स, ओके। और फिर हम बात करेंगे आगे, फिर हम आगे ऐसे ही I2 is equal to I4 is equal to voltage upon resistance R3 R4, and using इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, हम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ का यूज करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज एक्चुअली इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज एक्चुअली इक्वेशन नंबर फोर्थ। जब हम इसका यूज करेंगे तो व्हाट इज आवर रिजल्ट, R4 is equal to the R3 R1 डिवाइडेड बाय R2। तो यहाँ से हम R4 की वैल्यू को सॉल्व कर रहे थे तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया। तो इसी के साथ हमने तीन तरह के कैपेसिटेंस को कैसे मेजर करना है, रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करना है एंड इंडक्टेंस को कैसे मेजर करना है, इसे हमने पढ़ा।